करने के लिए और शहर की फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के मकसद से दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच रविवार को खालसा चौथा पुल और सेंट थॉमस स्कूल की टीमों के बीच खेला जाएगा। 9 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और सभी टीमों के खिलाड़ियों ने भास्कर ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सेमीफाइनल तक केवल 4 टीमें ही पहुंच सकी। शनिवार को एपीएन स्कूल और सेंट थॉमस की टीमों के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने अपने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया और मैच टाई हो गया, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट के जरिए जीत हार का फैसला करने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसमें भी दोनों टीमों ने बराबर गोल किए, लिहाजा सडन डेथ के जरिए जीत हार का फैसला हुआ, जिसमें सेंट थॉमस की टीम ने एपीएन को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच खालसा चौथा पुल और सेंट ग्रेवियल स्कूल की टीम के बीच खेला गया, जिसमें खालसा चौथा पुल ने शानदार जीत हासिल की। अब फाइनल मैच खालसा चौथा पुल और सेंट थॉमस टीम के बीच खेला जाएगा। 9 अप्रैल से शिवाजी मैदान में आरंभ हुई दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप अंतिम दौर में है। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मैच शनिवार को खेला गया, जिसमें पहला मुकाबला एपीएन स्कूल एवं सेंट थॉमस स्कूलों की टीमों के बीच संपन्न हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच स्कोर टाई ब्रेकर पर समाप्त किया, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट के जरिए जीत हार का निर्णय होना था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भी दोनों टीम के बराबर गोल रहे, लिहाजा सडन डेथ नियम के जरिए दोनों ही टीमों को गोल करने के अवसर दिए गए और इसमें सेंट थॉमस की टीम ने विरोधी टीम से ज्यादा गोल करके फाइनल में जगह बना ली। सेंट थॉमस के खिलाड़ियों ने फाइनल मैच में भी जीत हासिल करने की बात कही। बाहर और ये गोल गोल और ये साथ में ये काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आखिरी में पेनाल्टी ट्राई ब्रेकर में हम जीत पाए। ये ऊपर वाले की ओर से है, सब परमेश्वर की ओर से है, उन्हीं ने हमको जिताया है और वही है, आमीन। और हमारे कोच हैं हासिम सर, उनकी बदौलत उनने हमें ऐसी कोचिंग दिया जिससे हम जीत पाए ये मैच, और हम फाइनल में भी सर हमारी मदद करेंगे और सर ने जैसी हमको कोचिंग दी है हम और आगे जाएंगे और हम फाइनल भी जीतने पाएंगे। मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उद्योगपति एवं समाज सेवी कैलाश गुप्ता जी ने कहा कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और दैनिक भास्कर ने इस आयोजन के माध्यम से शहर की नवोदित फुटबॉल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया है जो काबिले तारीफ है। मैं बहुत बहुत बधाई दैनिक भास्कर को देता हूं, जिन्होंने जबलपुर में न केवल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बल्कि कल्चरल क्षेत्र में भी काफ़ी उनका योगदान है। जो उनका प्रोत्साहन है हर क्षेत्र में उनका, वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि जबलपुर आगे बढ़े, और इस टूर्नामेंट के द्वारा भी मैं समझता हूं यहाँ के कई प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और जबलपुर से आगे वो स्टेट और नेशनल में खेलेंगे और जबलपुर का नाम आगे होगा। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच खालसा चौथा पुल और सेंट ग्रेवियल की टीम के बीच खेला गया। इस एक तरफा मुकाबले में खालसा चौथा पुल की टीम विरोधी टीम पर शुरू से ही हावी रही और खालसा स्कूल के खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 8 गोल दागकर बढ़त बरकरार रखी और अंत में 8-0 से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बना ली। और अब खिताबी भिड़ंत सेंट थॉमस और खालसा स्कूल चौथा पुल के बीच होगी। खालसा की ओर से प्रथम यादव ने 3 गोल किए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें फाइनल में पहुंच के। हमारी टीम ने बहुत सपोर्ट करी, हमको मेहनत करी है टीम ने, उस पे हम फाइनल आए हैं और कल फाइनल लेके भी जाएंगे सेंट थॉमस को हरा के।
मैच में अतिथि अर्जुन अवार्डी भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान मधु यादव और फ्रंटियर ग्रुप के संचालक अनुराग बाधवा ने भी दैनिक भास्कर के इस आयोजन की भरपूर सराहना की। ये स्कूल टूर्नामेंट करके उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया और हर साल होता है। मैं उनको बधाई देना चाहती दैनिक भास्कर के पूरे ग्रुप को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जिन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि दैनिक भास्कर ये पिछले 19 वर्ष से फुटबॉल की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इससे केवल जबलपुर में जितने स्कूल हैं उनको केवल एकत्रित नहीं कर रहे हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स की जो भावना है। और आज के डेट में हम देखें तो फुटबॉल ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 वो है, उसको बहुत अच्छा हाईलाइट कर रहे हैं और जबलपुर वासियों को और नए आने वाले बच्चों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं दैनिक भास्कर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। फाइनल मुकाबले में 4 बार की विजेता टीम सेंट थॉमस और खालसा स्कूल चौथा पुल के बीच खिताबी भिड़ंत होगी और विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जबलपुर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हो गया है। शनिवार को जबलपुर में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। हालात ये है कि जबलपुर में शनिवार को कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को 53 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट मिली थी, जिसमें से 10 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने वाले 5 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की, जिसमें 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारी, लाडली बहना योजना की प्रगति, रबी उपार्जन एवं जल जीवन मिशन जैसे विषय शामिल थे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर कहा कि कार्यक्रम भव्य व गरिमामय हो और साथ ही उन्होंने लाडली बहना योजना की प्रगति व इसमें होने वाली दिक्कतों का समुचित समाधान करने के निर्देश दिए। वो गेहूं, चना और भी कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में प्रभारी मंत्री ने रबी उपार्जन के संबंध में कहा कि गेहूं, चना व अन्य रबी फसलों के उपार्जन की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। उपार्जन के दौरान बारदाने व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे, किसानों को उपार्जन में परेशानी न हो। उन्होंने खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर कहा कि खरीफ फसलों के लिए खाद समय पर उपलब्ध हो जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि घर घर नल में पेयजल पहुंचाना एक महत्वाकांक्षी मिशन है, अतः ये सुनिश्चित करें कि लक्ष्य के अनुसार कार्य हो और घर घर पानी पहुंच जाए। ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान खोदी गई सड़कों के सुधार पर जोर देते हुए कहा कि जहां जहां कार्य के दौरान सड़कें खोदी गई हैं, तत्काल सुधार कार्य कराएं। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के साथ लाडली बहना योजना, रबी उपार्जन व जल जीवन मिशन की प्रगति के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। लाडली बहना योजना के अलावा वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत और जल निगम के अंतर्गत जो योजनाएं जोधपुर में चल रही उनकी भी समीक्षा हुई और उपार्जन के बारे में, गेहूं के, चने के और धान के उपार्जन के बारे में भी आज चर्चा हुई है। कुल मिला के बड़ी सार्थक बैठक हुई। एक माह से हड़ताल कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर शासन को अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र सौंपा है। आपको बता दें, ये पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया है और वेतन वृद्धि सहित उन्हें अन्य सुविधाएं देने की इसमें मांग की गई है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पहुंचकर जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपते हुए अपनी मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताएं पिछले 1 महीने से हड़ताल पर बैठी हैं। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है।
अभी तक हम लोगों बहनों के लिए राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मांग हमारी ये है कि आशा को 10,000, सहयोगियों को 15,000 दें और इतनी भीषण गर्मी, बरसात, ठंड में आशा उषा कार्यकर्ताएं हॉस्पिटल तक अपने हितग्राहियों को लेकर जाती तो उन्हें जल्द से जल्द बैठने की व्यवस्था की जाए। इस अन्याय को लेकर हम 1 महीने से मांग पर बैठे हुए हैं। आज तक शासन प्रशासन की चुप्पी इस पर साधी हुई है और इसी के लिए हम सभी बहनों का विरोध प्रदर्शन है और आज हम सभी मशाल जुलूस निकालकर अपनी मांगों को सरकार के सामने पुनः सामने रख रहे हैं। मांगे पूरी न होने तक आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिहाज से गठित शक्ति टास्क फोर्स की टीम के द्वारा थाना गोरखपुर के अंतर्गत जलपरी, आजाद चौक, थाना ग्वारी घाट अंतर्गत उमा घाट, जिलहरी घाट, थाना ओमती अंतर्गत सिविक सेंटर, चौपाटी, समदड़िया मॉल सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण करते हुए शोधों को समझाइश दी गई और बिना काम के जमघट लगाकर खड़े युवकों को उनके घरों की ओर रवाना किया गया। पुलिस के अनुसार शक्ति टास्क फोर्स की टीम द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है और शोधों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। साइबर सेल एवं कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए संगम कॉलोनी में स्थित नर्मदा होम्स के एक कमरे में आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नगद 13,600 रुपए, एक लैपटॉप, 8 मोबाइल, एक टीवी एवं लाखों रुपए के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं सट्टा खिलवाने वाले शातिर सटोरिये दिलीप खत्री व परेश यादव की तलाश की जा रही है। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मां नर्मदा होम्स स्टैमफील्ड स्कूल के पास संगम कॉलोनी में एक मकान में सम्यक जैन एवं निखिल जैन आईपीएल क्रिकेट मैच पर रुपए पैसों का दाव लगाकर क्रिकेट का सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई तो 2 व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, 5 एंड्रॉयड, 3 कीपैड मोबाइल रखे थे। मोबाइल फोन के माध्यम से सनराइज हैदराबाद एवं कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। नाम पता पूछने पर दोनों ने अपना नाम सम्यक जैन और निखिल जैन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सट्टा ऑनलाइन संचालित करने के लिए लाइन दिलीप खत्री एवं परेश यादव से लेते थे एवं सट्टे की लाइन चालू कर भाव मिलने पर अन्य ग्राहकों के माध्यम से रकम लगाई जाती थी और सट्टे की रकम को दिलीप खत्री तथा परेश यादव के द्वारा बताए गए यूपीआई, फोन पे के जरिए ट्रांसफर कर देते थे। संगम कॉलोनी में सम्यक जैन और अखिल जैन को पकड़ा है। निखिल जैन और सम्यक जैन के गिरफ्तार किए जाने के बाद इनके सूत्र जो मालूम पड़े हैं वो दीपक खत्री जो लगातार इसका नाम आ रहा है वो उसके द्वारा ही संचालित करने की बात आई है और वो लगातार फरार चल रहा है। उसके खिलाफ पृथक से मैंने इनाम घोषित किया है। लाखों रुपए का हिसाब किताब है। इट्स बिग ट्रांजेक्शन। लगभग 8 एंड्रॉयड फ़ोन है और एक लैपटॉप है। लगभग 14,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था जो उसी मैच में आईपीएल सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने आरोपी सम्यक जैन, निखिल जैन, दिलीप खत्री, परेश यादव के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मेडिकल क्षेत्र में एक ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस घटना में ऑटो पलट गया और उसमें बैठा एक युवक घायल हो गया जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो चालक और बाइक सवार को भी मामूली चोटें आई हैं। बाइक सवार और ऑटो चालक के बीच हुई टक्कर में ऑटो में बैठे युवक को चोट लग गई। घटना मेडिकल क्षेत्र के पिसनहरी के मड़िया के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो की रफ्तार भी तेज थी, लिहाजा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, लेकिन गनीमत ये रही कि ऑटो चालक और बाइक सवार को गंभीर चोटें नहीं आई। मेडिकल सुभाषचंद्र बोस के पास हम लोग खड़े थे। एक ऑटो और 2 व्हीलर पे भिड़ंत हो गई। ऑटो पलट गई तो ऑटो को सीधा किया, मेडिकल छोड़कर आए हम लोग। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। ज़्यादा तो नहीं लगी? ज़्यादा नहीं। पनागर थाना क्षेत्र में हरदा के भूसा व्यापारियों से हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मोटरसाइकिल व 5,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल की देर रात नेशनल हाईवे 30 में भूसा व्यापारियों पर चाकू से हमला कर 15,000 रुपए एवं मोबाइल लूटने की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था।
थाना पनागर में दिनांक 12 अप्रैल की देर रात न्यू मातेश्वरी ढाबा के पास NH 30 बाईपास में मारपीट होने की सूचना मिलने पर पनागर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार रामेश्वर ध्रुवे और उसका साथी राहुल मोटरसाइकिल से ग्राम उमरिया चौबे से खाना खाने और डीजल लेने के लिए पनागर हाईवे गए थे और उसी दौरान मातेश्वरी ढाबे के पास पहुंचे तो बाइक सवार अज्ञात लड़कों ने उन्हें रोक लिया और एक लड़के ने चाकू से हमला करके राहुल से मोबाइल एवं 15,000 रुपए छीन लिए और भाग खड़े हुए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि शंकर नगर सुहागी निवासी रोहित केवट और सुजीत उर्फ बिल्ला कोल निवासी पन्नी मोहल्ला सुहागी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लिहाजा दोनों का विरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। क्योंकि जिले के बाहर के व्यापारियों के साथ ये घटना अंजाम दी गई थी तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और उसमें हमारे पूरी टीम ने एडिशनल SP प्रियंका, CSP प्रियंका द्वय और थाना प्रभारी रितेश, हमारे क्राइम के एडिशनल SP, इन सब की पूरी टीम ने लगातार उसमें डिटेक्शन किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5,000 रुपये बरामद हो गए हैं और आरोपियों द्वारा जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा था उसको भी रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं छीने हुए रुपयों में से नगद 5,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समानता पर्व के रूप में मनाई। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित अन्य वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता पर्व के रूप में मनाते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, मुख्य वक्ता और अतिथि इतिहासविद प्रोफेसर आनंद सिंह राणा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के महानतम व्यक्तित्वों में विख्यात और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके व्यक्तित्व से समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे भाई बहन उनके उत्थान का कार्य किया, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, रक्त का प्रत्येक बिंदु, स्वेद का प्रत्येक बिंदु उन्होंने उस समाज के लिए लगा दिया जिसकी चिंता कोई नहीं करता। अत्यंत मेधावी बुद्धि थी और इसलिए अपनी मेधा का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस समाज के लिए वो सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जो विश्व में शायद ही किसी और समाज में किसी और व्यक्ति ने लाए होंगे। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म ये एक ऐसा धर्म है जो वास्तव में सनातन धर्म की ही एक शाखा है, परंतु उसकी विशेषता ये है कि उसमें समानता ये इनबिल्ट है, स्वनिर्मित है और वो समानता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में उसको प्राप्त भी किया और समाज के अंदर स्थापित भी किया। मैं आपको उस सच की ओर लेके जाना चाहता हूं जो अभी तक किताबों में आया नहीं। आखिर उनके साथ किसने क्या किया, उनको किसने नहीं बढ़ने दिया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब यहाँ जब देखो नेट पर, गूगल पर सब जगह तो लिखा है तो मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उत्तर बंबई से हराने के लिए साधोबा जी को खड़ा कर दिया, जो साधोबा जी उनके सहायक थे। और खुद नेहरू जी ने 2 बार रैली की और 14,000 वोट से हरवाया भीमराव अंबेडकर को। हमारा नहीं, मेरा अपना कोई इसमें कहीं से मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं तो केवल बताने की, उसके बाद दोबारा उनको हरवाने की कोशिश। भंडारा में प्रश्न ये उठ रहा है, ऐसे क्यों? उस पर नई बात करें ना, वही बातें ना करके कुछ पर नई बातों पर। उनको कानून मंत्री, न्याय मंत्री कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया था। वो अंतरिम सरकार का गठन
1940 में अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और अंग्रेजों ने उनकी योग्यता को देखते हुए उस स्थान तक। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और छात्र छात्राएं शामिल हुए। बीते दिनों महाराष्ट्र के सांगली जिले में आयोजित हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रांची थाने में पदस्थ आरक्षक दक्ष हल्दकार ने जूनियर मिस्टर इंडिया का खिताब और गोल्ड मेडल हासिल कर जबलपुर और विभाग का नाम गौरवान्वित किया। आरक्षक की सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक टी विद्यार्थी ने कार्यालय में आरक्षक को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस विभाग में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। विभाग के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करके संस्कारधानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले में नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में रांची थाने में पदस्थ आरक्षक दक्ष हल्दकार ने गोल्ड मेडल के साथ ही जूनियर मिस्टर इंडिया ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित किया। दक्ष की सफलता पर एसपीटी के विद्यार्थी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर इंडिया में गोल्ड मेडल और टाइटल होल्ड किया। मिस्टर इंडिया ओवरऑल टाइटल मतलब सब जूनियर ये करीबन 7-8-9 महीने समथिंग का है। जब हम प्रॉपर डाइट में होते हैं, जब समय नहीं होता फिर भी ड्यूटी समय निकाल कर अपना वर्कआउट करना, डाइट मैनेज करना, हर एक चीज़ करना, ये 7-8 महीने का पूरा एक था। तब जाके मतलब एक टाइटल मिल गई। परिवार से मुझे पूरा सहयोग रहा है, चाहे वो पैसे से लेकर हो, चाहे वो समय से लेकर हो, चाहे मेरे वर्कआउट से लेकर हो, हर जगह से मुझे ये फैमिली का सपोर्ट और मेरे थाने में साहू साहब जी का सपोर्ट, कृष्णा सर का सपोर्ट हर जगह से मिल गया। मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप जो कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में संपन्न हुई है 8 और 9 अप्रैल को, उसमें उन्होंने ओवरऑल जूनियर मिस्टर इंडिया का टाइटल लिया है, जो कि पहली बार मध्य प्रदेश में आया है और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में आई। ये बहुत बड़ी गौरवान्वित की बात है दक्ष के लिए भी और पूरे पुलिस विभाग के लिए भी। इन्होंने पहली बार जूनियर मिस्टर इंडिया का टाइटल ले लिया है। आगे इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्शन है और इनको पूरा सपोर्ट मिला है थाने से भी एंड सब जगह से, घर से भी पूरा सपोर्ट मिला है। मुझसे जितना मैंने अपने हिसाब से उसको ट्रेन किया और वो उसने उसको बखूबी पालन किया। हर एक चीज़ को जैसा उन्होंने समझाया वैसा उसने प्रॉपर वही चीज़ें फॉलो करी हैं। तब जाकर आज उसके सामने ये रिजल्ट है। बहुत हार्ड वर्किंग है ये प्लेयर और आगे इसके बहुत उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। राहुल सही। खास बात यह है कि आरक्षक दक्ष हल्दकार पुलिस विभाग के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सफलता प्राप्त हुई है। आरक्षक दक्ष हल्दकार ने अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर कोच राहुल सरीन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गोंडवाना काल में करीब 400-500 साल पहले जबलपुर में कई बावड़ियां बनवाई गई थीं। शहर में ही 2 दर्जन से ज्यादा बावड़ियां अब भी अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, लेकिन इन बावड़ियों की हालत खराब है और इन्हें संरक्षण की दरकार है। गोंडवाना काल में बनवाई गई कई प्राचीन बावड़ियां वर्तमान में अनदेखी का शिकार हैं। ऐसे में बावड़ियों की हालत न सिर्फ जर्जर हो गई है, बल्कि बावड़ियों का पानी भी लोगों के उपयोग करने लायक नहीं बचा। तिलवारा से सगड़ा को जाने वाले मार्ग पर स्थित प्राचीन शिवधाम बावड़ी भी दुर्दशा का शिकार है। स्थानीय लोगों की माने तो कभी लोग इस बावड़ी के जल का उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे बावड़ी जर्जर होती चली गई और अब तो बावड़ी का पानी भी दूषित हो गया है। लोगों की माने तो शासन प्रशासन के उपेक्षित रवैये से इस बावड़ी का अस्तित्व ही खोने को है। ये शिवधाम बावली है, ये बहुत 400 साल पुरानी बावली है। इसका पानी पहले पीने योग्य था, अब ये क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी सीढ़ी वगैरह बहुत टूट गई है और साफ सफाई भी नहीं हो पाती। और ये क्या मेन रोड से लगी? मेन रोड से लगी हुई है, सगड़ा से। हाँ, मतलब ये पानी पीने योग्य है? पानी योग्य अभी तो नहीं है, पहला था पीने योग्य। लोग आज इसका पानी पीते थे। शिवधाम बावली के नाम से इसको लोग जानते हैं। ये प्राचीन काल से ये बावली का निर्माण हुआ था और लगभग 400-500 साल पुरानी बावली है। इसका लगभग 10 से 25 साल पहले इसका पानी पीने योग्य था और प्रशासन की लापरवाही के चलते आज इसकी दुर्दशा है। सीढ़ियाँ पूरी टूट चुकी हैं। बावली की जो दीवारें हैं वो जर्जर हैं, चटक रही हैं, फट रही हैं दीवारें। प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि ये हमारा जो जबलपुर संस्कारधानी है, 52 ताल तलैयों का शहर है। जाना जाता है कि यहाँ पर 52 ताल तलैयाँ थी, बावलियाँ थीं
मगर अब प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी रखरखाव करें, इसकी देखरेख करें, ताकि इसका पानी पुनः पीने योग्य हो सके और जल संरक्षण हो सके। शहर के प्रबुद्ध जन बावड़ियों की दुर्दशा को लेकर भले ही चिंतित हों, लेकिन सरकार और अफसरों का ध्यान इस ओर नहीं है। इन बावड़ियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार की दिशा में प्रयास होना बहुत जरूरी है। मेडिकल नेहरू नगर की पहाड़ी पर बसे गरीब परिवारों को प्रशासन द्वारा सालों बाद भी नई जगह विस्थापित नहीं किया गया। गरीब परिवारों का कहना है कि वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और साथ ही उन्हें जहरीले जीव जंतुओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मेडिकल नेहरू नगर की पहाड़ियों पर बसे गरीब परिवारों को 4 साल बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन नई जगह विस्थापित नहीं कर सका। ऐसे में गरीब परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। गरीब परिवारों का कहना है कि 4 साल पहले प्रशासन ने बस्ती के घरों को तोड़ दिया था, लेकिन अब तक उन्हें नई जगह पर घर नहीं दिए गए। पहाड़ी पर बसे लोग जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं उन्हें जहरीले जीव जंतुओं का डर भी बना रहता है। ऐसे में वे अपने घरों को छोड़कर रोजी रोजगार की तलाश में बाहर भी नहीं जा पाते हैं। बस्ती में बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं है। अंधेरे में उनके घरों में जहरीले जीव जंतु घुस जाते हैं, जिससे उनका परिवार दहशत के साए में जिंदगी बसर कर रहा है। ये मेडिकल पावर हाउस के पीछे नेहरू नगर पहाड़ी, यहाँ हम लोग कम से कम 4 साल से ऐसे पड़े हैं। कीड़े मकोड़े, भाई हर समस्या, पानी की, बिजली की, बिजली वाले आते बिजली काटने को, नल कनेक्शन वाले नगर निगम वो भी आते काटने को। बोलो हम लोग कैसे रहें? पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। हर 2-4 दिन में कहीं सांप निकल रहा, कहीं गोहेरा निकल रहा, और न कहीं कोई जगह दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे। कोई व्यवस्था नहीं, राय दिन सांप गोहारा निकल रहे। बड़े बड़े छोटे छोटे से बच्चा लेके पड़े जी टपरियाँ बनाया, तो हम लोग को यहाँ ही दे दिया जाए, या तो कहीं और दे दें, तो हम लोग कम से कम अपने बच्चों के तो बचा सके। जब गर्मी में सांप गोहेरे निकल रहे तो बरसात में क्या होगा? सभी में तो परेशान है हम लोग। खाने पीने को मोहताज हैं, कमाने जाते तो चोरी हो जाती है, कमाने नहीं जाते तो भूखे मरते हैं। कुछ तो बच्चे छोटे छोटे से हैं, सबके कहाँ जाएं? कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ जगह मिलेगी, वहाँ जगह मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और बहनों के लिए कहते हैं कि हमारी बहन है कि ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। जब हम लोग का घर तोड़ दिए, हम लोग को कुछ जगह जमीन कुछ नहीं मिली, तो आगे क्या करेंगे बहनों के लिए? छोटे छोटे बच्चे हैंगे, सब चीज़ की व्यवस्था कुछ ही नहीं है। हर चीज़ की बच्चे पढ़ाई लिखाई में पीछे हो जाते हैंगे, और कोई बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। बस्ती के लोगों को शासन प्रशासन से मदद की आस है। गरीब परिवारों का कहना है कि शासन प्रशासन को उनके विस्थापन के प्रयास करने चाहिए। ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 17 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बीते 13 मार्च से ग्राम रोजगार सहायक विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन की राह पर हुए हैं। ग्राम रोजगार सहायकों की मांग है कि उन्हें जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलियन कर नियमितीकरण किया जाए और उनके वेतन में भी वृद्धि की जाए। इसके साथ ही अन्य प्रमुख मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों के समर्थन में ग्राम रोजगार सहायकों ने सिविक सेंटर से कुआरी घाट तक के लिए पद यात्रा निकाली। ग्राम सहायकों ने कहा कि वे मां नर्मदा की शरण में जाकर प्रार्थना करेंगे ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। 2017 से हम लोगों का 1 रुपए भी वेतन नहीं बढ़ा है। उसको बढ़ाकर जो अभी हम अल्प वेतन 9,000 में काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर 30 से 35 हज़ार रुपये किया जाए। और जो अभी लागू हुआ था कि 90% जो वेतनमान का जो फार्मूला लागू हुआ था संविदा कर्मियों पे, तो हम जो सब पर भी वो लागू हो। और हमारी जो कभी भी सेवा समाप्त कर दी जाती रात को 12 बजे लेटर जारी करके, तो ये हमारी सेवाएं समाप्त ना हो के हमारा निलंबन हो, हमारा स्थानांतरण नीति हम पर लागू हो। इस समस्त मांगों को लेकर हम पूरे प्रदेश में GRS जो ग्राम रोजगार सहायक हैं हड़ताल पर हैं। और हम लोग इसके बीच हड़ताल के दौरान बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग आज जा रहे हैं मां नर्मदा के दर्शन करने और मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी आयु लंबी करें, वो यशस्वी और यश उनका बढ़े और वो हमारी मांगें पूरी करके हम लोगों को भी ये तोहफा दें। ग्राम रोजगार सहायकों ने 17 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान भी किया है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन जारी करके बिजली अधिनियम 2005 में कुछ संशोधन किया था और इसी का बहाना लेकर एमपी की बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के बिना अनुमोदन के मासिक आधार पर फ्यूल सरचार्ज तय करके प्रति माह बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसका विरोध करते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन दायर की है। पेट्रोल की तर्ज पर हर माह बिजली के रेट निर्धारित करने का निर्णय लेकर बिजली कंपनियों ने जनता की जेब हल्की करने की तैयारी कर ली है। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन दायर करके बताया कि नियामक आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 23 नवंबर 2022 को दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर पुनर्विचार करना चाहिए। इस आदेश के पैरा नंबर 131 में बताया गया कि रेगुलेशन जारी करते समय विद्युत अधिनियम की धारा 61 के तहत उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये तो पूरे देश भर में केवल मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि पूरे महीने में बिजली के रेट कैसे बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचा जा रहा है। हर महीने में फ्यूल चार्ज तय करके बिजली के रेट बढ़ाने वाली बात यहाँ पर हुई है और ये बहाना उन्होंने ये लिया है कि केंद्र सरकार ने उनके पास आदेश भेजे हैं। हालांकि ये बहाना गलत है। इसी के आधार पर आनंद फानन में विद्युत नियामक आयोग ने भी 17 मार्च 2023 को अपना आदेश निकाल दिया कि हर माह को बढ़ा सकते हैं। इसी आदेश के खिलाफ, विद्युत नियामक आदेश के खिलाफ आज हम लोगों ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका में हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी यदि मान लीजिए नियम बनाते हैं तो आप उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना पड़ेगा, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इसकी अनदेखी करते हुए यह आदेश निकाल दिया। इसी के लिए पुनर्विचार किया जाए, यह याचिका हम लोगों ने आज भेज दी है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है और इस निर्णय के विरुद्ध भी संयुक्त मोर्चा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर से ईडी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए बर्खास्त बिशप पीसी सिंह से ईडी की टीम ने भोपाल में पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ईडी की जांच टीम को पूछताछ में अन्य जानकारियां मिली हैं, जिसमें बर्खास्त बिशप द्वारा पद पर रहते हुए विदेशी यात्राओं और विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज कराने का पता चला है। ऐसी संभावना है कि ईडी की टीम जल्द ही बिशप के राजदार सूरज जैकब को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद भोपाल में ईडी की टीम ने पीसी सिंह से पूछताछ प्रारंभ कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पीसी सिंह के राजदार सुरेश जैकब, उसके बेटे क्षितिज जैकब और पीयूष पाल सिंह को पूछताछ के लिए भोपाल तलब किया जाएगा। जानकारी की माने तो जांच के दौरान ईडी की टीम को पीसी सिंह की विदेश यात्राओं और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज से संबंधित पुख्ता जानकारी मिली है। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को इंग्लैंड से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती थी। वह इस राशि का कहां उपयोग करता था, इस संबंध में लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम जल्द ही पीसी सिंह को रिमांड पर लेकर दिल्ली स्थित सीएचआई के कार्यालय भी जा सकती है। पश्चिम मध्य रेल की भिटौनी साइट से निकाली गई पुरानी रेल पातों को चोरी करके बेच देने के मामले में आरपीएफ जबलपुर में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की गई है। उक्त सब इंस्पेक्टर को निलंबित करके उसके विरुद्ध विभागीय जांच करने की तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर मंडल की भिटौनी साइट से रेल पातों को चोरी कर बेचने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मंडीदीप के फाउंड्री मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद मामले में आरपीएफ ने अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर सुनील मिश्रा को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि रेल पातों की चोरी के मामले में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी जेपी मीणा के साथ ही सब इंस्पेक्टर सुनील मिश्रा की संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। हालांकि उसे जमानत मिल गई है। आरपीएफ की टीम अब जेपी मीणा की तलाश कर रही है। प्रकरण में अभी तक 5 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और 2 सेक्शन इंजीनियर, एक जबलपुर साउथ जेपी मीना और एक भिटौनी 83 लाल को इसमें फरार घोषित किया है और उनको पकड़ने के लिए दबिश चल रही है। इसमें सर कुछ क्या पाया और कुछ मिला प्रोसेस में? इसमें जो दरअसल ये एक तरीके से इनने आपराधिक षड्यंत्र रच के व्यापारी, कस्टोडियन और एक और व्यक्ति ने
षड्यंत्र रच के इस घटना को अंजाम दिया है। इसीलिए इसको हल करने में परेशानी आई, क्योंकि इसमें जो इसका कस्टोडियन था या जो जिसकी देखरेख करना काम था, जिसका मटेरियल था, वही इस चोरी में इन्वॉल्व हो गया। वहीं दूसरी ओर अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जैन की अदालत ने इस मामले में ASIPWI JP मीणा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। मीणा मामले में लगातार फरार हैं। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने शातिर बदमाश अंकित उर्फ बड्डू पटेल सहित उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। अंकित उर्फ बड्डू पटेल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने एक निजी कंपनी की सुपरवाइजर से अंधमुख बाईपास पर मुरम खाली कराने के दौरान धमकी देकर 20,000 रुपए वसूल लिए थे। इस मामले में 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। संजीवनी नगर थाने की धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने अवैध वसूली के मामले में शातिर बदमाश अंकित उर्फ बड्डू पटेल, उसके पिता चेतराम पटेल, भाई अमित पटेल और भतीजे चिंटू पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड्डू उर्फ अंकित ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर को अंधमुख बाईपास के पास रोका और डंपर से मुरम खाली कराने के दौरान 20,000 रुपए अवैध वसूली की थी। मामले की शिकायत के बाद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसको पकड़ा है। ये जोशी मोहल्ला संजीवनी नगर का रहने वाला है। ये अड़ीबाजी करके लोगों से वसूली का काम करता है। अभी 14 अप्रैल को इसने पुष्पेन ठाकुर के साथ अड़ीबाजी करके 20,000 रुपये ले लिए थे, तो इसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और लगभग 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। हमारे यहाँ का हिस्ट्री शीटर है ये, और इस पर हम स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शंस भी करने जा रहे हैं। इस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। जानकारी के मुताबिक बड्डू उर्फ अंकित पटेल शातिर बदमाश है और वह स्वयं का गिरोह चलाता है। उसके विरुद्ध थाना गढ़ा, तिलवारा, संजीवनी नगर सहित विभिन्न थानों में लूट, मारपीट, अवैध वसूली के कई प्रकरण दर्ज है। बड्डू उर्फ अंकित की गिरफ्तारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें धनवंतरी नगर पुलिस अंकित उर्फ बड्डू पटेल को गिरफ्तार करती कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बड्डू पटेल उर्फ अंकित तिलवारा में अपने साथियों के साथ घूम रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। क्राइम ब्रांच, ओमती और पनागर थाने की संयुक्त टीमों ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद चोरी किए हुए 23 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इन वाहन चोरों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी की थी। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना उमती और थाना पनागर में वाहन चोरी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए उनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद चोरी किए हुए 23 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। एसपी जबलपुर टी के विद्यार्थी ने वाहन चोरों के इस गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार घट रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए क्राइम ब्रांच और थानों की पुलिस को चोरों की पतासाजी के लिए एक्टिव किया गया था। इस दौरान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने रसल चौक के पास दमोनाका बंदैया मोहल्ला निवासी अमित सोनी को चोरी किए हुए दोपहिया वाहन के साथ पकड़ा। पूछताछ में अमित ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी कर गोसलपुर में अपने जीजा दशरथ पटवा को देना बताया। पुलिस ने अमित की निशानदेही पर दशरथ को गिरफ्तार किया और दोनों से कुल 16 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इसी तरह क्राइम ब्रांच और पनागर पुलिस ने भी झंडा चौक रांझी निवासी अंकित हुंकार और रांझी पुरानी बस्ती निवासी सौरभ चौधरी को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। उनसे चोरी किए हुए 6 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि इन लोगों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहनों की चोरी की थी, जिनमें से कई घटनाओं में थानों में FIR भी दर्ज है। शहर में लगातार हो रही दोपहिया वाहनों की चोरी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम, इनके लीडरशिप में CSP ओमती और TI पनागर इन लोगों को लगाया गया था। इन लोगों के द्वारा लगातार वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए पतारसी के प्रयास किए गए। CCTV फुटेज वगैरह देखे गए, इनके टाइमिंग्स वगैरह को देखा गया कब ये वाहन चोरियां हो रही हैं, और उसके जरिए ये 4 लोग पकड़े गए हैं। इनसे चोरी की 23 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कई सारे प्रकरणों में हमारे ऑलरेडी FIR दर्ज है। ओमती में 5 FIR है, 5 मोटरसाइकिलें अलग अलग डेट्स में चोरी हुई हैं। इसी तरह से पनागर में प्रकरण दर्ज है, तिलवारा, मदन महल, गढ़ा, इन तमाम शहर के थानों में लगातार वाहन चोरी हो रही थी और ये वाहन चोरों से ये सारी मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि मास्टर की का इस्तेमाल करके ये लोग पड़ताल कर लेते थे कि जब व्यक्ति वाहन मालिक वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसे लेके फरार हो जाते थे।
और फिर कहीं ना कहीं जिससे ही उधार लेते थे पैसा तो उसको बताते थे कि हमारी ये वाहन थोड़ी समय की रख लीजिए और 2, 4, 5, 10 हज़ार उसके अनुरूप जितना पैसा दे दे और वाहन छोड़ के भाग जाते थे। वो सारे वाहन इस तरह से रिकवर हुए। पुलिस इन वाहन चोरों से जब्त किए गए वाहनों के संबंध में और भी छानबीन कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV।